Hello students, welcome back to another video. So in this video I am discussing about 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो आज पेपर हुआ है बोर्ड का, उसका सल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पेपर का लेवल इजी था, मतलब कुछ था नहीं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिले मिस्टेक्स भी हुआ है, बट पेपर का लेवल कंपैरेटिवली बोर्ड के लेवल के हिसाब से इजी था मैथ्स का पेपर आज का। सो ये डिस्कस करते हैं एक बार पूरा पेपर, आप सॉल्यूशंस देख लो प्रॉपर्ली, फिर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके आपका मार्क्स भी आप एस्टिमेट कर सकते हो कितना आपको मिल जाएगा। सो पहले हम सेक्शन 1 पे जाते हैं जो था ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कल दिया था एक ऑब्जेक्टिव्स का शीट, उसके ही उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आए या जो हमने सॉल्व किया है सारे टेक्स्ट बुक के ही। पहला देखो, द डुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पी और क्यू एंड पी आर और एस। तो और किस में चेंज जाएगा? और एंड में चेंज जाएगा, और एंड में चेंज जाएगा, और ये भी एंड में चेंज हो जाएगा, और एंड किस में चेंज हो जाएगा? और में। तो ऐसा आपको ऑप्शन देखो दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका। बी ऑप्शन देखो, पी एंड क्यू और पी आर एंड एस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझा इसका? सेकेंड, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स में x ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका हो जाएगा कैंसिलेशन वगैरह होकर 1 प्लस लॉग एक्स। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x लॉग एक्स? x 1 प्लस लॉग एक्स। थर्ड, इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x, a² भी कांस्टेंट होता है 0, 2² भी कांस्टेंट होता है 0, तो इसका आंसर सिर्फ है 4x थर्ड का। फोर्थ, फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट पॉइंट c इफ f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0। फिफ्थ, e² का इंटीग्रेशन 0 to 2 बोला है आपको, तो e² का e⁻x का डेरिवेट इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e⁻x, इसमें आपको 0 to 2 पुट करें, तो पहले 2 पुट करेंगे तो e² माइनस 0 पुट करेंगे तो e⁻0, तो इसका हो जाएगा e² माइनस 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिक्स, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? e⁻इंटीग्रल ऑफ p dx, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो आपका आंसर आएगा e⁻x। सो e⁻x कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। सो MCQ का करेक्ट ऑप्शन इज B D A B C A। क्लियर? अब आओ, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू a⁻x क्या होता है? सर a⁻x इंटू लॉग एक्स, जो दिया है वो गलत है ना, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस ऑफ 1 माइनस x⁻1 आता है, प्लस नहीं आता है, बिकॉज ये 1 माइनस x² है ना, 1 माइनस x⁻2 है। सो 1 माइनस x⁻2 का x⁻n वाला कॉन्सेप्ट से होगा 1 माइनस x⁻1 अपॉन -1 प्लस c, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। थर्ड, ऑर्डर डिग्री पूछा है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 है, तो इसका पावर 2 है ना, तो डिग्री 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 दिया तो फॉल्स है, तो सारे ट्रू और फॉल्स का आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट q इम्प्लाइज p? q इम्प्लाइज p का कन्वर्स होता है p इम्प्लाइज q। सेकेंड, y इक्वल टू लॉग x² का डेरिवेटिव, इसके लिए आपको करना है पहले x के कंपोजिट फंक्शन है, तो dy बाई dx का हो जाएगा log x² का 2 log x, और log x का भी डेरिवेटिव 1/x, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए 2 log x बाई x, 2 log x अपॉन क्या? x। समझा? थर्ड, अगर n का वैल्यू 0 to 1 के एज में लाते हो, डिमांड इज आप इन इलास्टिक लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप रिलेटिवली इन इलास्टिक लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों आंसर है। इन इलास्टिक इज ऑल्सो करेक्ट, रिलेटिव इन इलास्टिक इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गया? तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब आओ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट में ट्रुथ टेबल बनाने बोला, तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप काउंट करोगे तो 2 ही है, तो आपको कैसे करना है? क्वेश्चन 2A क्या है स्टेटमेंट? यहाँ पे है P एंड नेगेशन Q डबल इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये है ना आपका स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले P का कॉलम फिर Q का कॉलम, आपने ऐसा किया रहेगा। थर्ड, नेगेशन Q बनाएंगे, फिर फोर्थ बनेगा P एंड नेगेशन Q का, फिर Q इम्प्लाइज P का, और लास्ट में बनेगा P एंड नेगेशन Q। इसको आप बना भी सकते हो और कॉलम नंबर भी लिख सकते हो, Q इम्प्लाइज P। अब पहले वाले में लिखेंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, नेक्स्ट वाले में लिखेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स। नेगेशन Q मतलब Q का उल्टा, तो ये जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P एंड नेगेशन Q मतलब एंड है तो दोनों ट्रू, तो ही ट्रू, तो ये ट्रू ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा, बाकी हर जगह पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है,
Q इम्प्लाइज P में Q में पहले T देखने का और P में फिर F देखने का। तो किधर Q में T और इधर F है, तो थर्ड वाले में तो इधर F आएगा, बाकी हर जगह पे T आएगा। अब इन दोनों का आपको डबल इम्प्लाइज पूछा है, तो डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो दोनों सेम है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, बट बाकी दोनों क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न मिक्स्ड आया ना, तो द स्टेटमेंट पैटर्न इस क्या आएगा आपको, स्टेटमेंट पैटर्न आएगा कॉन्टिंजेंसी ना, सब मिक्स्ड है ना, सब मिक्स्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। क्लियर है? सो पहले वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, नेक्स्ट वाले में 1 ट्रू 1 फॉल्स, उसके बाद में नेगेशन क्यू के लिए इसका उल्टा, तो एफ टी आ जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू। तो एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स, तो ये ट्रू आ गया, बाकी सब आपका फॉल्स आ गया। क्लियर? उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज पी के लिए पहले इधर ट्रू होना चाहिए और यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, तो इधर ट्रू इधर फॉल्स सिर्फ इसमें, तो ये फॉल्स, इधर ट्रू इधर फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया और बाकी सब ट्रू। अब डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम तो ही ट्रू, तो इसका स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। ट्रुथ टेबल बोला है बट पैटर्न भी लिख के आने का अगर आपने लिखा है तो। सेकंड करते हैं, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आपको बोला है x⁵ इंटू y⁷ इक्वल टू x+y⁴ आपको प्रूफ करने वाला है dy/dx इक्वल टू y/x। फेमस समय है तो आपको पता है, तो कैसे करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑन बोथ साइड्स लोगे तो आपका ये वाला टर्म हो जाएगा log ऑफ, मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ तो चलेगा, 5 log x बराबर है 5 log x इंटू 5 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 12 log x प्लस वाई। ये आएगा इसका इसका लॉग का फॉर्म। अब डिफ्रेंशिएट करो तो 5 log x का 5/x, 7 log x का 7/y और y आया तो dy/dx। 12 log x/y का 12 ऐसे रहेगा, log x/y का 1/x प्लस वाई और ब्रैकेट में 1 प्लस dy/dx आ जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया 5/x प्लस 7/y dy/dx। 12/x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12/x प्लस वाई, और 12/x प्लस वाई को dy से dx से मल्टीप्लाई किया तो 12/x प्लस वाई dy/dx। अब क्या करने का है, 7/y dy/dx को इधर भेजो और इसको यहाँ पे, तो 5/x माइनस 12/x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/x प्लस वाई माइनस 7/y, और ये दोनों को ब्रैकेट में लिख के बाहर में लिख दूंगा dy/dx जो दोनों में कॉमन है, तो बाहर लिख देंगे dy/dx। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 से अगर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y माइनस ये वाला टर्म जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12x और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। सेम आप वो ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करो, तो जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 12y माइनस 7x और माइनस 7y और नीचे हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और इसके बाहर आएगा क्या, dy/dx। अभी ऊपर वाला पार्ट बचेगा, 5x में से 12x गया तो माइनस 7x प्लस 5y डिवाइड में आपके पास x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे बचेगा 12y में से 7y गया तो 5y माइनस 7x अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आगे आ जाएगा इंटू dy/dx। अब देखो ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, नीचे x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, y ऊपर भेजेंगे, सो अपना dy/dx का आंसर विल बी इक्वल टू y/x। आई होप आपने ऐसे ही सॉल्व किया रहेगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हाँ सर। तो ये था आपका क्वेश्चन 2A का पहला और दूसरा सम। थर्ड ये लोग ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6x माइनस x², तो ये भी सॉल्व करके बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6x माइनस x², तो इसको कैसे करेगा, तो ये 1/ क्वाड्रेटिक टाइप है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो नीचे का 2 टर्म में से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा x² माइनस 6x। अब आप थर्ड टर्म फाइंड करोगे,
तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म आपका -6 है, -6 का स्क्वायर 36 होगा, अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म 1 ही है तो ये 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसमें हम ऐड 9 को करेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -9 dx। तो अब जो आपका 7, एक मिनट, यहाँ पे आप +9 करना और इधर ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए -9। तो अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और वो 9 अंदर का साइन माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो 7 + 9 क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 dx। अब 16 का किसका स्क्वायर रूट होता है सर? तो 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, और इसको आप लिखोगे x - 3 द होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2a। सो आपका 2a हो जाएगा 2 × 4 लॉग मॉड, ऊपर आ जाएगा a - x। सो a इज़ 4 माइनस x इज़ x - 3, नीचे हो जाएगा a + x। तो 4 + x - 3, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिखने का +c। तभी फाइनल आंसर हो गया 2 4 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये 4 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - x, नीचे 4 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + x प्लस कितना c। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। समझा क्या सबको? हाँ सर, आपने किया रहेगा होप ऐसे ही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2a का पहला, तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आप क्वेश्चन 2b पे। तो क्वेश्चन 2b का जो पहला सम था वो आपको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने बोला है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ईजी सम था ये भी। अब पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था जितना आप सोच रहे हो, या फिर पेपर का लेवल बस ठीक था, मतलब एकदम टफ नहीं था। तो इक्वेशन इज x + 2y + z इक्वल टू 8। ये था आपका इक्वेशन पहला। दूसरा था 2x + 3y - z इज इक्वल टू 11, और तीसरा 3x - y - 2z इक्वल टू 5। ये 3 इक्वेशंस है। तो रिडक्शन मेथड से बोला है तो पहला स्टेप आपको इसको ax इक्वल टू b लिखना है। a में आप क्या क्या लिखोगे बच्चा लोग? सर a में हम लिखेंगे 1 2 1 2 3 - 1 3 - 1 - 2। तो ये a में आ गया। x में हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग? सर x में तो हम लिखेंगे x y और z, क्योंकि ये वेरिएबल्स है। और b में क्या लिखेंगे? तो b में आपने लिखा रहेगा 8 11 और 5। ठीक है, तो ये सारे आपके वैल्यूज़ हो गए। अब क्या करना है सर? रिडक्शन मेथड बोला है तो किसी भी 3 एलिमेंट्स को आपको, डायगोनल के नीचे का या ऊपर का 3 एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चा लोग? सर फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, हम नीचे का ये 3 को 0 बनाने का कोशिश करते हैं 3 को। तो R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। तो पहले ये करते हैं, तो आपका R2 चेंज होगा तो R1 ऐसे लिखेंगे। ये वाले सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 2। तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 4 गया तो -1, -1 - 2 तो -3। अब नेक्स्ट मैं इधर ही बाजू में कर देता हूँ। हाँ, ये वाला ऐसे हो गया, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा 3 - 1 - 2। चलो अलग अलग ही कर देते हैं। ये हो गया। अब इधर x y z ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे भी चेंज होगा R2। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जाएगा। तो 11 - 16 मतलब -5 आएगा। बाकी दोनों सेम, 8 और कितना 5। ठीक है, अब हमको R3 को बदलना पड़ेगा। तो R3 के लिए प्रॉपर्टी लिखो। क्या लिखोगे? R3 चेंजेस टू R3 - 3R1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो वापस। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 6 3 और 8 3 कितना 24, बराबर है। अब करो तो 1 to 1 ऐसे रहेगा। ये 0 - 1 - 3 भी ऐसे रहेगा। 3 - 3 0, -1 - 6 -7 हो गया। -2 - 3 -5 हो गया। यहाँ पे आपका x y z ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 ऐसे ही, -5 ऐसे ही। 5 में से 24 गया तो -19। अब किसको 0 बनाना पड़ेगा? चलो ये वाले एलिमेंट को। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपने लिखा रहेगा, आई होप। मैंने R3 चेंजेस टू R3
-7R2 है ना, R3 चेंजेस टू R3 -7R2, -7 इंटू -1 +7 हो जाएगा। तो ये 1 to 1 हो गया, ये 0 -1 -3 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये वाले को अगर आपने -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये +7 हो जाएगा, तो -7 +7 0। ये आपने -7 से मल्टीप्लाई किया तो +21 हो जाएगा, तो -5 + 21 विल गिव यू 16। यहाँ पे हो जाएगा XYZ, यहाँ पे भी 8 और -5 से रहेगा, ये हो जाएगा 7R2, तो -5 इंटू -7 इज +35, 35 में से 19 किया तो ये 16 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका अपर ट्राइंगुलर। अब आप इसको कंपेयर करके ढूंढ लो, तो पहला मतलब मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको आएगा, मैं रफली बता रहा हूँ, पूरा मतलब स्टेप्स, हर एक स्टेप लिखना वो तो आपने लिखा ही रहेगा, जो मेन काम है वो बता रहा हूँ। तो x + 2y + z 8 के इक्वल आएगा, एक तो आपको ये इक्वेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन आपको आएगा -y -3z, ये -5 के इक्वल आएगा। और थर्ड आपको आएगा 16z = 16, तो 16z अगर 16 के इक्वल है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आपको z मिल गया। अब z को डालो सेकेंड इक्वेशन में, तो ये होगा -y -3 = -5 में -3 ऐड कर दोगे तो -2 आएगा, और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी समझा। अब x और y दोनों को यहाँ पे डाल दो, तो x को x ही रहने दो, 2 2 = 4, y के जगह z की जगह 1 = 8, 8 में से 5 गया तो x कितना आएगा 3, तो आपका आंसर आना चाहिए था 3, 2, 1। ये सोल्यूशन है क्वेश्चन 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का। समझा सबको? हाँ सर। आ जाओ आगे, बी वाला, मतलब क्वेश्चन 2 का बी का फर्स्ट, ये तो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का सेकेंड देखो, सॉरी एक मिनट, देखो क्वेश्चन 3 का सेकंड में क्या बोला है आपको, इसमें बोला है एक ढूंढने के लिए, मैं इधर करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपने ये किया रहेगा, टोटल कॉस्ट में आप क्या करोगे, लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को ऐड किया रहेगा आपने। जो आपका लेबर कॉस्ट है वो है 150 - 54x, और प्रोसेसिंग कॉस्ट है आपका x²। तो ये आपको कॉस्ट का इक्वेशन आया है। अभी प्राइस ऑफ ईच यूनिट अपने को दिया है, तो P दिया है अपने को 10,800 - 4x², बट अपने को रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए करने का प्राइस इंटू डिमांड, सो प्राइस इंटू x हो जाएगा। 10,800 - 4x², ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10,800x, और 4x² इंटू x होता है 4x³। तो ये आपको आ गया रहेगा आपका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू भी आपके पास और कॉस्ट भी है, तो इसमें दो क्वेश्चन ये लोग ने पूछा था। पहला क्वेश्चन पूछा था टोटल कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग, और दूसरा रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग। तो मैं पहले टोटल कॉस्ट का करता हूँ। तो फर्स्ट में टोटल कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग, तो टोटल कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग का मतलब dc/dx इज़ लेस देन 0। तो dc/dx करो, इसका डेरिवेटिव 150 का 0 -54x का -54 और x² का 2x लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 2x लेस देन 54, सो x विल बी लेस देन 54/2, दैट इज़ 27। तो कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग व्हेन x इज़ लेस देन 27। सेकेंड आपको बोला था रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, तो रेवेन्यू मतलब आपका dr/dx, ये जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये है आपका 10,800x - 4x³, ये ग्रेटर देन 0 है। 10,800x का डेरिवेटिव 10,800, 4x³ का हो जाएगा 12x² ग्रेटर देन 0। अब ये हो जाएगा 10,800 ग्रेटर देन 12x², 12 से डिवाइड करोगे तो 900 ग्रेटर देन x² आएगा। सो 900 इज़ 30 का स्क्वायर, तो 30 ग्रेटर देन x, तो उल्टा करोगे तो x विल बी लेस देन 30। सो रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग व्हेन x इज़ लेस देन 30, कॉस्ट इज़ डिक्रीजिंग व्हेन x इज़ लेस देन 27। ये आपको आई होप आया रहेगा। क्लियर? हाँ सर। अब थर्ड देखो, थर्ड ये लोग ने बोला है, ये 1 2 3 वाला, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। इसको मैं बिना सॉल्व के भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आपको आंसर आना चाहिए आपको 0 to, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, चलो। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में। सो ये आपका इवैल्यूएट करना है, तो पहले इस क्वेश्चन को आई मानने का, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, ऊपर है अपना √(x+5), नीचे है आपका √(x+5)
प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करने का। अब रिप्लेस करने का, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई किससे यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो हम लोग बोलेंगे रिप्लेस एक्स बाई क्या होएगा बोलो, एक्स में दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 3, 1 + 3 कितना 4 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो अब बोलो क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, ऊपर वाला हो जाएगा एक्स की जगह पे 4 माइनस एक्स प्लस 5, नीचे वाले टर्म को उल्टा कर देने का, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स प्लस 5 डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया, अब इन दोनों को ऐड करने का, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका ये वाला साइड 2i आ जाएगा क्योंकि ये दोनों i है, और ये देखो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका कैंसिलेशन होकर 1 होएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, x में आपको 1 to 3 पुट करना है, तो 1 to 3 पुट करोगे तो 3 - 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो 2i = 2, तो इसका मतलब i = कितना है 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आपको 1 आना चाहिए। स्टेप्स प्रॉपरली लिखना है आपको, ये वाला स्टेप आना चाहिए, रिप्लेस आपने किससे किया, फिर इक्वेशन बताओ, फिर एडिंग इक्वेशन 1 and 2 का स्टेप, फिर ये फाइनल आंसर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? हाँ सर। अब क्वेश्चन 3A का फर्स्ट पे आओ, ये नेगेशन से लोग ने पूछा था, सो इजी था ये क्वेश्चन भी, देखो ध्यान से करते सॉल्व इसको भी। सो ये क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन। तो पहले वाले का नेगेशन क्या आएगा बोलो सर, एग्जिस्टेंशियल दिया ना, यहाँ पे आपको पढ़ने आना चाहिए, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल दिया है, तो एग्जिस्टेंशियल रिप्लेस हो जाता है ऑल से, किससे रिप्लेस हो जाता है ऑल, तो ऑल n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे सेम लिखने का n² + n, और आगे बोलने का इज़ नॉट एन ऑड नंबर, नेगेशन बोला तो नॉट आना चाहिए, इज़ नॉट एन ऑड नंबर, ये आपका आएगा पहला। इसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ये स्टेटमेंट को p बोलने का, फिर नेगेशन p करके ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं लिखना है तो मार्क्स जाएगा आपका, डायरेक्टली लिखोगे तो। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या था, सम कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, तो सम किससे रिप्लेस होता है बच्चा लोग से, सम रिप्लेस होता है ऑल से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस, ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, समझे ये भी? हाँ सर। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था, नेगेशन ऑफ, एक टर्म है p इम्प्लाइज q और है बीच में, और यहाँ पे p इम्प्लाइज r, तो पहले आपको इसको p मानना है, इसको q मानना है, तो नेगेशन ऑफ p और q क्या आएगा, सो नेगेशन p इम्प्लाइज q एंड नेगेशन p इम्प्लाइज r। अब नेगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q क्या होता है सर, p एंड नेगेशन q, तो ये हो जाएगा p एंड नेगेशन q, एंड ये हो जाएगा आपका इसका भी नेगेशन क्या आएगा सर, p एंड नेगेशन r हो जाएगा, बराबर है। अब इसको और थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तक भी लिखा तो मिलना चाहिए मार्क्स, बट अगर आप और थोड़ा कर सकते हो तो कर देने का, इसमें p एंड कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा नेगेशन q एंड नेगेशन r, इसमें से भी आप नेगेशन को बाहर रख के लिख सकते हो q और r, तो यहाँ तक आपको करने आना चाहिए क्योंकि सिर्फ नेगेशन पूछा था, और सिंप्लीफाई करके अगर आपने ये भी लिखा है तो ये भी सही है। क्लियर हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन 4 ये फर्स्ट था, अब सेकंड देखो क्या बोला है क्वेश्चन 2 का, ये रॉड वाला, ये भी सम हमने किया है, MCQ जब डिस्कस करें तो ये सम हमने प्रैक्टिस किया था, रॉड ऑफ 108 लेंथ मीटर, मैं आपको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ, ईजी सम था ये भी, बट आपको फर्स्ट और थर्ड करना चाहिए था, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बहुत ईजी था फर्स्ट और थर्ड। सो देखो इसमें क्या बोला है, रॉड ऑफ 108 लेंथ मीटर, तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाए तो इसका पेरीमीटर देखने का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आपका लेंथ आपको x लेना है, ब्रेथ आपको y लेना है, और ये 108 लेना है। 108 को जब 2 से डिवाइड किया तो 54 = x + y आया, यहाँ से आप y का वैल्यू ले लेना, y का वैल्यू आ जाएगा 54 - x, तो ये आपका हो गया y का वैल्यू, ठीक है। अब आपको बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ आपका x है, ब्रेथ के जगह पे आप y लिखोगे, बट y है 54 - x, तो आपका एरिया आ गया
54x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया के फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेने का, तो एफ ऑफ एक्स इज 54x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा मिनिमा वाला है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, 54x का 54, एक्स स्क्वायर का 2x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना, तो 54 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू सॉल्व करके 27 आ जाएगा। तो व्हाट इज x का वैल्यू 27। अब डबल डेरिवेटिव करने का, तो f डबल डैश ऑफ x जब हम करेंगे तो किसका करेंगे, f डैश ऑफ x का, तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा। तो -2 इज लेस देन 0, तो f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना 27। सो आपको x प्लस वाई कितना बता था बच्चा लोग 54 ना, तो y कितना हो जाएगा सर 54 माइनस 27, तो y भी कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब डायमेंशंस क्या है इसका, तो डायमेंशंस इज लेंथ इज ऑल्सो 27 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है फुल मार्क्स के लिए, देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ द एरिया ऑफ व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम इज लेंथ इक्वल टू 27 एंड ब्रेथ इक्वल टू 27। समझा ये भी सबको? हाँ सर। थर्ड देखो, थर्ड वो लोग ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स करने, तो इसका थर्ड था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो लिएट या जो भी रूल होता है यूवी का, उसमें लॉग पहले आता है, तो इसको आपको यू लेना और इसको वी। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल बताना है एग्जाम में, तो रूल होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स। ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब इसको यूज़ करना है, तो ये एक बहुत ईजी सम था। तो लॉग एक्स ऐसे रहेगा, व्हाट इज एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4/4 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4/4 एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x dx। ये समझा? तो ये हो गया आपका लॉग एक्स इंटू एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होकर एक्स क्यूब हो जाएगा। अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, और नीचे पहले से 4 है तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, और लास्ट में प्लस सी। अब इन दोनों में एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 कॉमन है, उसको बाहर निकालो, अंदर बचेगा आपका लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी। अगर आप सिंप्लीफाई किया रहेगा तो ऐसे करना है, नहीं तो ये वाला आंसर भी आपको आपने लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ये भी चलता है सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, या फिर ये लिखा ना तो भी चलता है, दोनों आंसर सही है। समझ गए अभी? हाँ सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3A वाला पार्ट ख़त्म किया हमने। अब 3B में पहला क्वेश्चन था एरिया अंडर पैराबोला। मैंने बोला था आपको पैराबोला सर्कल या इसमें से कुछ तो लोग पूछेंगे, और इजी सम था ये भी, इसमें खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन था। तो एरिया अंडर पैराबोला देखो कैसे करेंगे, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एरिया अंडर पैराबोला के लिए आपको तो पहले फॉर्मूला पता रहना चाहिए पैराबोला का। तो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला बोला है ना, तो पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y क्या हो जाएगा आपका बच्चा लोग? सर y हो जाएगा 2√x, बराबर है। ये आपका इक्वेशन आना चाहिए। लाइन से लोग ने बोला है एक x इक्वल टू 3 और दूसरा आप क्या लोगे x इक्वल टू 0 है ना, तो ये ऐसा बनेगा ना इसका कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का बेसिकली आपको एग्जाम में कर्व बनाने का है। सो कर्व आप बनाओगे, उसके बाद में आपको पॉइंट्स ढूंढना है। एक मिनट, आप पेन चार्ज हो रहा है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन दिया है ना आपको, तो सबसे पहले आपको एक कर्व बनाने के बाजू में, तो ये आपका कर्व आएगा और एक लाइन बोला है तो ये लाइन आएगा। फिर आपको इसको शेड करना था, ये सब अपने किया रहना चाहिए, ठीक है। और इसका नेमिंग होएगा OPQ, कुछ भी नेम कर सकते हो, और इसका कोऑर्डिनेट 3,0 होएगा बिकॉज ये लाइन ये है। तो अभी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ A to B y dx, बराबर है। और ये 2 टाइम्स होगा बिकॉज यहाँ पे ये पैराबोला है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो 2 टाइम्स आपका y के जगह पे क्या है और A to B क्या है 0 to 3 है, y के जगह पे है 2√x dx, बराबर है। तो अब आप करोगे 2√x का, तो 2 2 4 बाहर आ जाएगा। √x का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, बराबर है। यह आएगा आपको। अभी क्या करना है आपको, इसमें 0 to 3 पुट करना है। तो ये 3/2 को पहले बाहर भेजो, 4 इंटू 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, तो 8/3। अब x की जगह पे पहले आपको 3 पुट करना है, तो 3 रेस टू 3/2 0 पुट किया तो 0 ही आएगा। अब ये हो गया 8/3,
3/2 का मतलब होता है 3√3, तो 3 कैंसिल हो गया, इसका फाइनल आंसर रहेगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया का आंसर आना चाहिए आपको। आई होप सबने किया रहेगा। हाँ सर ये इजी था, है ना। नेक्स्ट सेकंड में आपको बोला है होमोजेनियस डी का ये सम था। ये बेसिकली सब छोड़, मोस्टली तो किसी ने किया नहीं रहेगा बिकॉज ऊपर का क्वेश्चन बहुत ईजी था, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करने का। इसको थोड़ा लेंदी है ये। सो देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पहले तो दिया है x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले जो ब्रैकेट है उसमें x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आपको आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड जो ब्रैकेट उसमें y कॉमन है, तो अंदर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब ये डी वाई है तो इधर सिर्फ डी वाई का टर्म होने के लिए इसको नीचे भेजो और ये टर्म इसके नीचे, ये सब मैंने सिखाया है वीडियो में। सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x आता है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने का। सिमिलरली 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 आया था, तो एक काम करने का, ये माइनस साइन को अंदर भेज दो और इधर प्लस लिखो और डिवाइड बाय ऑपोजिट 2, समझा ना। इधर माइनस था, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया और यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाजू वाले का हो जाएगा हाफ लॉग मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, और कांस्टेंट क्या आएगा लॉग मॉड सी। अब हाफ और हाफ दोनों में कॉमन है, तो हाफ को बाहर रखो। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड सी। अब ये हाफ किधर जाएगा बच्चा लोग, हाफ पावर में जाएगा। कोई भी टर्म हाफ रहता है तो रूट में रहेगा और लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा आपको जनरल सोल्यूशन, वो आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब पर्टिकुलर के लिए देखो, आपको x और y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 पुट किया तो ये आपको √5 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये तो 0 हो जाएगा। √5 इक्वल टू क्या आ गया c। तो अब इसमें आप c की जगह पर डाल दो, तो ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी के जगह पे √5। रूट कैंसिल होके इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, समझा ये भी। हाँ सर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3A का पार्ट, 3B का पार्ट। ए हमने कर लिया, बी कर लिया, अब सी तो एक्टिविटी बेस्ड है, इधर ही बता देता हूँ। देखो ए दिया है, बी दिया है, आपको ए बी इनवर्स बोला था एडजॉइंट से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो 4 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा सर, 4 इंटू 1 इज़ 4, 3 इंटू -1 इज़ -3, 2 1 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो पहला एलिमेंट आपको 3 आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 2 ज़ा 8, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1 इज़ -1, 2 इंटू -1 इज़ -2, तो ये -3 हो गया, 0, तो -3 आएगा यहाँ पे। अब लास्ट वाला एलिमेंट, तो लास्ट वाले के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 2 इज़ -2, ये भी 0 ये भी 0, तो ये आ जाएगा आपको -2, ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 इंटू -2 होता है -6, फॉर्मूला का साइन माइनस, और ये हो गया आपका -36, तो माइनस माइनस प्लस, 36 माइनस 6 कितना 30, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना 30। समझा क्या, एक बार वापस देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 4 -3 1 हो गया और 2 1 ज़ा 2, तो ये 3 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये 12 आ गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 आएगा बराबर है। अब ये और ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो, हाँ इधर देखो, इधर मिस्टेक किया है लोग ने ये एक्टिविटी में, तो आई थिंक ये एक्टिविटी में ना यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा है ना और यहाँ पे 2 ही लिखा है, तो यहाँ पे ना ये लोग ने मिस्टेक किया है क्वेश्चन में। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसका ये लोग को मार्क्स देना चाहिए, बिकॉज ये लोग ने सम में मिस्टेक किया है। तो इसका ना 4 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना, तो आपको मिलेगा इसका, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है सम में। बट ठीक है, अगर करना है -2 लेके, तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए था 4 पहला एलिमेंट तो सेम ही आता, 4 -3 1, 1 + 2 3, सेकेंड हो जाता था 4 2 ज़ा 8, और 2 में से 2 इंटू -2 -4, तो ये आता था 4, फिर नेक्स्ट वाला आता था -1 -2 -3,
और ये हो जाता था आपका -2, तो ये -2 आता, तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाता था -6 + 12, तो 6 आता डिटर्मिनेंट। बट ये लोग ने मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 लेके सॉल्व किया तो उसके हिसाब से 30 आएगा। अगर आपने -2 करके किया तो 6 आएगा। बट मेरे को लगता है इसका मार्क्स देना चाहिए अगर आपने अटेम्प्ट किया, बिकॉज ये एलिमेंट इधर -2 लिखा और इधर ये लोग ने 2 लिखा, तो ये लोग ने साइन में खुद ही गड़बड़ किया। सो इसका मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, नहीं तो इनके हिसाब से अगर आपने सॉल्व किया तो आपको 30 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। और अगर आपने 2 लेके सॉल्व -2 लेके सॉल्व किया तो आपको ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब आओ दूसरे वाले पे। सो दूसरा वाला देखो यहाँ पे। ओके, इसका मैंने शायद नीचे वाला पार्ट किधर गया इसका यार। हाँ, तो ये था। अब हाँ, ए बी इन्वर्स पूछा है ना, तो अभी आगे का काम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिया है वो लोग ने, ये लोग ने माइनर वगैरह ढूंढा है, बट एक क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, तो इसका मैं क्या बताऊँ आगे का आपको। देखो ये लोग ने यहाँ पे -2 -3 4 3 लिया इन्वर्स, तो वही आता है। देखो हमने किया था ना, क्या किया था यहाँ पे, क्या क्या एलिमेंट लिया था हमने। हाँ, तो -2 -3 4 और 3 आएगा, बराबर है। तो ये लोग ने साइन का खुद ही गड़बड़ किया, तो ये लोग का मिस्टेक है, आपका सब सही है। और यहाँ पे अभी आ गया। अभी एडजॉइंट ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने किया रहेगा तो आपको ऐसे करना है। एडजॉइंट के लिए आपको करना है यहाँ पे -2 3 -4 3, फिर आपको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी आया था उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक किया वो लोग ने। इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो ये सब करके दिया है। ये आपको क्या करना है, लॉग मॉड n = क्या आ जाएगा, KT + C आएगा। ये आपका पहला डब्बा भरेगा। अब नेक्स्ट, जब टाइम 0 था तो इनिशियल बैक्टीरिया n0 लिया था, तो ये हो जाएगा C log mod n0। तो अभी ये लोग ने क्या किया यहाँ पे, और जब टाइम 4 था तो n2 n0 हो गया। तो अभी आप जाओ इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 था KT + C, तो C के जगह पे आप क्या लिखोगे बच्चा लोग। सर C के जगह पे हम लिखेंगे, एक मिनट ना, C के जगह पे आपको यहाँ पे लिखना था log mod n0। अब ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो log a/b = आ गया, log 2 = 4 के आ गया, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 log 2। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन में log n/n0 हो गया 3 log 2, उसको भेज देने का पावर में, तो ये हो जाएगा log 2 का क्यूब। तो ये आ गया। तो जो भी बॉक्सेस खाली था वो भरना है। यहाँ पे अगर आपने log 8 भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। समझ गया? हाँ सर। तो ये था मैथ्स 1। अब आओ मैथ्स 2 पे। द सम ड्यू इज कॉल्ड क्या, तो सम ड्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। डैश इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं एनविटी। नेक्स्ट, BY(x) इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ किसका सर, Y(x). द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड सीरीज इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला (Q1W अपॉन (Q0W) इंटू 100। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हर एक कॉर्नर पॉइंट को डालना है, तो 0 0 डालोगे तो आपका आंसर ये 0 आएगा। उसके बाद 3, 0 डालोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 2, 1 डालोगे तो 4 2 8 + 5 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35/3। तो आंसर इसका 13 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो आंसर विल बी 30। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स देखो। द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू डिस्काउंट, फॉल्स है। बैंकर को कमर्शियल डिस्काउंट बोलते हैं। लास्पियस इंडेक्स यूजेस करंट ईयर वेट, गलत। लास्पियस बेस ईयर का वेट को मानता है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ देन अ डमी कॉलम इज एडेड, ये भी फॉल्स है। डमी रो ऐड करेंगे ना। हाँ, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, कौन सा डेट, जिस दिन बायर को लीगली अलाउ करते हैं अमाउंट पे करने का, वो डेट को बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। वॉल्श प्राइस का फॉर्मूला, वॉल्श का फॉर्मूला क्या होता है, (P1 √Q0 Q1 अपॉन (P0 √Q0 Q1) इंटू 100। ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्राफिकल सोल्यूशन जब x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू नेगेटिव, तो x देखो ये क्वाड्रेंट से करना है, और एंड बोला मतलब दोनों होना चाहिए, तो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आएगा 4th क्वाड्रेंट। क्लियर? हाँ सर, ये ऑब्जेक्टिव था। अब आओ पहले क्वेश्चन पे। एन एजेंट प्लेसेस इंश्योरेंस फॉर 4 लाख ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, द प्रीमियम इज टू बी पेड एनुअली एट द रेट ऑफ 35,000 पर थाउजेंड पर एनम, फाइंड द एजेंट्स कमीशन। तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू है 4 लाख रुपया। ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम क्या है सर, रेट ऑफ प्रीमियम है 35 पर 1000। तो अभी प्रीमियम कितना आएगा, ध्यान से देखो। अगर आप प्रीमियम निकालोगे तो आएगा 4 लाख इंटू 35 पर 1000, मतलब 35/1000।
तो अभी 0 0 सब उड़ा दो, तो 400 इंटू 35 अगर आप करोगे तो 35 4 जाइज 140 और आगे 2 0, तो 14,000 रुपीज़ आपका प्रीमियम आएगा। अब आपको कमीशन निकालने बोला है। एजेंट को कमीशन किस पे मिलता है? एजेंट को कमीशन प्रीमियम पे मिलता है ना, तो कमीशन का फॉर्मूला है, एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा 14,000 का 15% बोला है, तो 14,000 इंटू 15/100 करोगे तो 2,100 रुपये आएगा। ये आपका आंसर आना चाहिए था कमीशन का, 2,100। समझा इसका आंसर? हाँ सर। अब ये जो क्वेश्चन है ना सेकेंड वाला, ये अगेन ये क्वेश्चन में एन दिया नहीं है। इधर ये जो एन है ना, ये दिया नहीं है ये लोग ने, और ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, टेक्स्ट बुक में एन दिया है। अब इधर है ना डाउट है, ये बिना एन के भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एन चाहिए, बिना एन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका मार्क्स आपको देना चाहिए, बिकॉज जो ओरिजिनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का उसमें एन प्रिंटेड था, तो इसका सोल्यूशन में एन आना चाहिए था, तो एन नहीं दिया तो इसका मार्क्स आपको देना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। देखो तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ सेकेंड वाले का। आपको डेटा क्या क्या दिया पहले ये चेक कर लो। तो डेटा दिया हमको समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1200, उसके बाद हमें दिया समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर 300, और हमें दिया समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू -250। तो अब सबसे पहले कोवेरियंस निकालने का, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन कितना n, तो ये हो जाएगा -250 डिवाइड बाई n, क्योंकि n मालूम नहीं है। अब आपको स्टैंडर्डेशन ऑफ x निकालना है। स्टैंडर्डेशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, तो ये आपको पता है 1200 डिवाइड बाई n होगा, और हम लोग को स्टैंडर्डेशन ऑफ x का ज़रूरत नहीं होता है, उसके स्क्वायर का ज़रूरत होता है। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट्स करोगे तो स्क्वायर रूट हट के सिर्फ ये कितना आएगा? 1200 डिवाइड बाई n आएगा। समझा क्या? तो इस तरह से ये सॉल्व हो सकता है, बट n देना चाहिए था। सिमिलरली स्टैंडर्डेशन ऑफ y का स्क्वायर होता है समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n, तो ये फिर से रूट हट जाएगा, मैं स्क्वायर बाद में करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइड बाई n का स्क्वायर रूट, तो ये 300 बाई n आ जाएगा। समझा? अब आप ढूंढ लो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई का आंसर? कोवेरियंस का आंसर इज -250 बाई n। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर आपको मिला है 1200 अपॉन n, तो n कैंसिल हो जाएगा, -250 अपॉन 1200 ना, तो 0 0 उड़ा दो एक एक, 25 का टेबल से करो, ये आ जाएगा -5 अपॉन 60, इसको और छोटा किया तो -1/12। ये आपको बी वाई एक्स आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी एक्स वाई का बात करूँ तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर। सो ये है आपका -250 अपॉन n, स्टैंडर्डेशन इज आई थिंक 300 अपॉन n इसका, तो 300 अपॉन n आएगा, n कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, ये आएगा -5/6, ये आ गया आपको बी एक्स वाई, है ना। अब आपको मिल गया बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और थर्ड क्वेश्चन आई थिंक वो लोग ने आर पूछा है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब आर होता है, तो आर ढूंढने का है। सो आर विल बी रूट ऑफ क्या? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और बाहर प्लस और माइनस दोनों का साइन माइनस है तो आर माइनस आएगा। सो बी वाई एक्स आपको मिला था -1/12, और ये मिला आपको -5/6, ठीक है। तो अभी क्या होएगा? ये तो हो गया आपका 5/72 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू के लिए लोग ने रूट का वैल्यू दिया है कि यहाँ पे देखो दिया नहीं है ना, जिसके लिए इसमें प्रॉब्लम है। बोला ना ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, एन यहाँ पे देना चाहिए या कोई वैल्यूज़ भी गड़बड़ है यहाँ पे। सो आप उस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, बिकॉज इसका वैल्यू ये रूट आया ना, तो ये भी ये लोग को देना चाहिए। देखो 5/72 का रूट अगर आप निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, आएगा 0.5 नहीं जाता तो 50 नहीं जाता तो अगेन 0, 500 विल बी 72 7 के आसपास, तो -√0.07 ये आपको दिया रहना चाहिए। कभी भी रूट में आंसर आता है तो ये दिया रहना चाहिए, दिया ही नहीं है आपको, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। मेरे हिसाब से इसका आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, बिकॉज ये क्वेश्चन में एन मिसिंग था। थर्ड आपको 5 ईयरली निकालने बोला है, ये आए तो आई होप सबको ये आया रहेगा, इसमें कोई तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो 5 ईयरली में जो आपको चीज़ याद रखना था वो क्या था कि 5 ईयरली जब भी पूछेंगे तो कम 2 ऊपर और 2 नीचे गैप छोड़ देने का क्वेश्चन में। तो यही है वो क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको, नंबर्स आपको याद आना चाहिए। तो ईयर आपने एक बनाया रहेगा,
ये और मैं 1966 मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75। उसके बाद कैप इसको मैं वाई टी बोल देता हूँ, प्रोडक्शन को 20, 25, 25, 30, 35, 30, 45, 40, 55 और 65। अब इसके बाद में आपको 2 कॉलम्स और बनाना था। एक का नाम आप बोलोगे 5 ईयरली टोटल और एक का आप बोलोगे 5 ईयरली एवरेज। ठीक है, अब 5 ईयरली टोटल के लिए ऊपर पहले 2 का टोटल नहीं आता है और लास्ट 2 का भी नहीं आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश, नीचे भी 2 डैश। अब पहले 5 साल का टोटल आपको यहाँ पे ऐड करके लिखना है। तो 20, 25, 25, 30, 35 तो ऐड करोगे तो 60, 80, 100, 120, 135 आएगा पहले वाले में। तो इधर आपको 135 लिखना है। अब नेक्स्ट 5 को ऐड करो, 25, 25, 50, 80, 115 प्लस 30 तो ये 145 आ गया। अब नेक्स्ट 5 को ऐड करो, 25, 55, 60, 90, 120, 165 आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट 5 को ऐड करो तो ये हो गया 30, 65, 95 प्लस 45, 140 प्लस 40, 180 हो गया। अब नेक्स्ट 5 को ऐड करो तो नेक्स्ट 5 के लिए भी कौन सा लोगे यहाँ पे, ये वाला 55, 40, 95, 140, 170 और ये 35 तो ये हो गया 205। अब लास्ट वाले के ना नेक्स्ट 5 तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 तो 75, 115, 115 प्लस 55 हो गया 170 प्लस 235 हो गया ये। अब इसको डिवाइड बाय 5 कर देने का तो 135 डिवाइड बाय 5 क्या मिलेगा आपको, 5 2 जा 27 आ जाएगा। 145 डिवाइड बाय 5 29, 165 डिवाइड बाय 5 31, 180 डिवाइड बाय 5 36, 205 डिवाइड बाय 5 41 और ये आ जाएगा 47। तो ये हो गया इसका आंसर। बस प्रॉपरली इसको आपको प्रेजेंट करना था। ठीक है ना, हाँ सर समझे ये भी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 मैंने सॉल्व करके बताया। अब आ गया क्वेश्चन 6 में। पहला क्वेश्चन था एलपीपी का बी वाले में, तो ये भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये बहुत ईजी सम था एलपीपी का। सो एक क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें करना क्या था। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स ढूंढना था। तो 2 आपके पास इक्वेशन, एक 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, एक x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4। तो इसका पॉइंट कैसे मिलेगा, a का पॉइंट हो जाएगा अगर आपने y को 0 रखा तो आपको x 4 आएगा। b का पॉइंट हो जाएगा अगर आपने x को 0 रखा तो y 6 आ जाएगा। इधर का साइन लेस देन इक्वल टू है तो आपको टेबल बना के करना है जैसे मैंने सिखाया था। लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा साइड आएगा, ओरिजिन साइड। अब यहाँ पे c का पॉइंट हो जाएगा 4,0, डी का पॉइंट हो जाएगा 0,4। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो ये हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ तक तो आई होप सबने किया रहेगा। अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ, रफली समझ जाओ। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 4 और 6। यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आपको 4 को मार्क करना है, यहाँ पे 6 को मार्क करना है। अभी ये दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा लाइन, बराबर है। तो ये हो गया आपका पहला लाइन, इसको मैं लाइन 1 बोल सकता हूँ। और इधर आप इक्वेशन लिख देना, खाली अभी पर्पज से करें। सेकंड में भी ये 4 ही है और यहाँ पे भी 4 को मार्क करना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करना है लाइन 2। तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। अब आपको क्या करना है, एरो मार्किंग्स करना है। तो एरो मार्किंग्स कैसे करते हैं बच्चा लोग, सर ये जो लाइन है ये लाइन नंबर 2 है ना, ये ग्रेटर था कि लेस था, ग्रेटर मतलब इसका एरो मार्किंग ऊपर की तरफ आएगा तो इसको यहाँ पे एरो मार्क करने का। और ये वाला जो है ये लेस देन है तो ये इधर आएगा तो इसका एरो मार्किंग यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना ये इसका सोल्यूशन है। तो ये 4 का सारे पॉइंट्स भी आपको बता, देखो कितना फालतू समझता है। इसको आप कुछ भी बुला सकते हो, ए या सी। मैं इसको सी बुलाता हूँ। ये जो 0,6 था ये बी है और ये जो 0,4 था ये डी है। तो ये जो आपका फिजिबल रीजन है इसका नाम है CBD। CBD इज़ द फिजिबल बाउंडेड रीजन। आई होप सबको यही आया रहेगा। इतना इजी ग्राफ का एक क्वेश्चन था, कुछ भी मेहनत नहीं करना था। तो ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सारे पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालना है। तो z इक्वल टू 4x प्लस 6y था, इसमें हम पहले
पॉइंट डालेंगे सी वाला, तो सी का पॉइंट है अपना 4,0 डालो इसमें, तो आपका ऑब्जेक्टिव वैल्यू आ जाएगा। टेबल बना के करेंगे, मैं रफली बता रहा हूँ सिर्फ। फिर डी का पॉइंट डालो, तो डी का पॉइंट है आपका 0,4, तो ये हो जाएगा 24। और बी का पॉइंट डालो 0,6, तो ये आ जाएगा आपका 36। अब मैक्सिमाइज बोला है तो सबसे बड़ा सोल्यूशन कहाँ पे, तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है 36 पे, तो आपका सही आंसर आना चाहिए 0,6 पे। सो द LPP का ऑप्टिमल सोल्यूशन इज व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। क्लियर, यही आएगा आई होप। हाँ सर। अब सेकेंड वाला, ये सम थोड़ा सा ट्रिकी था असाइनमेंट वाला, बट किया तो ये भी आ जाएगा आपको। देखो सो एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके ये भी बता देता हूँ आपको फटाक से। तो ये था, फिर से मैं स्टेप्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, खाली आप समझ जाओ। मिनिमाइज आपको करने बोला था, तो मिनिमाइज तो सबसे पहले आप देख लो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, कि यहाँ पे 5 कॉलम्स है और यहाँ पे 4 ही रो है। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको लिखना है A B, एक डमी रो आपको ऐड करना है जिसका नाम आपको E बोलना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 16 18 15 15, ये है 7 19 11 13 17, यहाँ पे हो जाएगा 9 6 14 14 7 13 12 17 11 13, और जो डमी आपने डाला उसमें 0 0 0 लिखना है सबको। मिनिमाइज है तो पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रो का छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में छोटा 11 है, सेकेंड में 7 है, थर्ड में 6 है, फोर्थ में 11 है और लास्ट वाले में 0 है। तो कोई भी 0 को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबको ही माइनस करने का, तो ये आ जाएगा आपको 1 2 3 4 5, यहाँ पे A B C D E। सो 11 - 11 0, 16 - 11 5, 18 - 11 7, 15 - 11 4 और ये भी 4, ये भी 0, 19 में से 7 गया तो 12, ये 4, ये 6 और ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में से 6 गया तो 3, ये 0, ये 8, ये भी 8 और ये कितना आ गया, 1 आ गया। 13 में से 11 गया तो 2, 12 में से 11 गया तो 1, 17 में से 11 गया तो 6, ये भी 0, ये 2 आ जाएगा और लास्ट में सब 0 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है ना, सबका कॉलम का भी छोटा एलिमेंट 0 ही है, तो आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लाइंस बनाने को जाओ, तो लाइंस पहले सबसे मैक्सिमम 0 को कवर करने का, तो ये कवर हो गया। अब देखो 0 कहाँ पे सर, 2 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो ये ऐसे बनाते, तो ये आपका और एक लाइन आ गया 2, ये 3 और ये 4। तो नंबर ऑफ लाइन्स आपका कितना है सर, नंबर ऑफ लाइन्स 4 है और नंबर ऑफ जॉब्स कितना है, 5 है। तो ये ऑप्टिमल है क्या, नहीं ना, दिस इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अनकवर्ड में से छोटा एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अनकवर्ड में से छोटा एलिमेंट इज 4, कोई भी 4 को सिलेक्ट करो, ये 3 जगह पे ऐड होगा और इन सबसे सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 A B C D और E। अब क्या करेंगे बोलो सर, ये 0 है ना, ये ऐसे रहेगा। ये दो 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0 और ये भी 0। नेक्स्ट वाला भी 0 ऐसे रहेगा। ये जो होगा, ये 12 में से 4 गया तो 8, ये 4 में से 4 तो 0, ये हो जाएगा 6 में से 4 तो 2, 10 में से 4 गया तो 6। अब ये 3 में 4 ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। बाकी पूरा जो लाइन में वो ऐसे रहेगा 0 8 8 1। नेक्स्ट वाला जो है वो 2 में 4 ऐड होकर 6 हो जाएगा। बाकी सब ऐसे रहेगा 1 6 0 2। नेक्स्ट वाले में भी 0 में 4 ऐड होकर 4 हो जाएगा और बाकी सब ऐसे रहेगा 0 0 0 0। ठीक है, अब आप लाइंस बनाने जाओगे तो आपका लाइंस बन जाएगा। तो लाइंस अगर मैं बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा 0 इधर है, वापस 1 कवर हो गया, फिर इधर 0 है 2 कवर हो गया, ठीक है ना, ये भी कवर हो गया 2, फिर ये 3, या तो फिर इसका लाइंस है ना एक अलग तरीके से बनाते हैं। तो ऐसे आप सीधा सीधा ही बना सकते हो। देखो ये 1 ये 2, हर जगह पे 0 दिख रहा है मुझे, तो लाइंस तो बन रहा है। अब जॉब मार्किंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी देखो 2 टाइप का सीक्वेंस बन सकता है। पहला सीक्वेंस, पहले आप सिलेक्ट किसको करोगे, ऐसा रो जिसमें सिर्फ 1 0 है, तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके रो या कॉलम में जो भी 0 इसको कैंसिल। अब यहाँ पे कितने 0 से सिर्फ 1, तो ये सिलेक्ट हो गया, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। अब देखो इधर भी 2 0 है, इधर भी 2 0 और इधर भी 2 0 है, तो यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस आ सकते हैं।
तो पहला केस हम लोग लेते हैं, सपोज़ मैंने ए को ये वाला सेलेक्ट किया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है ना। मैं रफली इधर करके बताता हूँ, ये वाला हो गया आपका कैंसिल। अब मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपका पहला सोल्यूशन आएगा, ए गया 1 को, बी गया 3 को, मतलब इधर मल्टीपल सोल्यूशन आ सकते हैं, सी गया 2 को, डी गया 4 को, और ई गया 5 को। अब ए का 1 में अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो 11 वैल्यू दिया है, बी का 3 में आपको 11 दिया है, सी का 2 में आपको 6 दिया है, डी का 4 में आपको 11 दिया है, और 5 ई का 5 में 0 है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 39 आएगा। दूसरा केस क्या पॉसिबल है अभी, तो यहाँ पे देखो मैं दूसरा केस भी आपको बताता हूँ। ये 0 था ना आपका, ये भी 0 था, इसको भी ऐसे रहने दो, ये भी 0 था, इसको भी ऐसे रहने दो, ये भी 0 था, इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। और ये भी 0 था, इसको भी ऐसे रहने दो। जिसके बाद भी आपने खेला किया वो सबको ऐसे रहने दो, बराबर। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग सेकंड केस में क्या लेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और ये वाला 0 को आप, ये तो था ही, ये वाला 0 को आप 0 ही रहने दो, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे अभी, और यहाँ से इसको क्रॉस कर दोगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट। तो दूसरा सीक्वेंस पॉसिबल है, ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 3। ये 2 इसके सोल्यूशंस पॉसिबल है। सो व्हाट इज़ ए का 5 का वैल्यू, ए का 5 में कितना है सर, ए का 5 में 15, बी का 1 में कितना है 7, सी का 2 में कितना है 6, डी का 4 में कितना है 11 और ई का 3 में 0 है। तो इसको भी ऐड किया तो ये आएगा 22, 28, 39। तो दोनों से आंसर आपका सेम आता है। तो ये 2 इसके पॉसिबल ऑल्टरनेट सीक्वेंस देने का, असाइनमेंट करने का पॉसिबिलिटी है। समझ गया, हाँ सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 2। थर्ड देखो, मैंने बोला था आपको के वाला क्वेश्चन आता है, तो प्रोबेबिलिटी का ही सम था के वाला। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ वापस। ये हमने पूरा, मैंने वीडियो जो बनाया 1 शॉट का, इसमें पूरा मैंने सेम सम आपको एक्सप्लेन किया, एक बार समझ जाओ वापस। तो ये आपका प्रोबेबिलिटीज़ है। सबसे पहले के ढूंढने के लिए आपको सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को कितना रखना पड़ेगा, इक्वल टू 1। तो के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के, दिस इज इक्वल टू कितना 1। अब इधर 2k स्क्वायर, के स्क्वायर, 3k स्क्वायर, ये 10k स्क्वायर हो गया। अब सारे k को ऐड करो, तो 4k 7k 8k और ये 9k हो गया। और बाद में इधर क्या दिख रहा है आपको, नंबर 1, इसको लेफ्ट में लेके आके -1 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर इज 10 1 ज़ा 10 ना, तो 9 को लिखने का 10 × 1, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के -1 इक्वल टू 0। अब जो पहला 2 टर्म है उसमें कॉमन क्या है सर, पहले 2 टर्म में 10k कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k + 1। नेक्स्ट 2 टर्म में -1 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा k + 1। तो यहाँ से आपको आएगा 10k - 1 इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0। तो 10k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 1/10 आएगा। यहाँ से k का वैल्यू -1 आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है k का कोई भी वैल्यू, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो k का आंसर 1/10 आ जाएगा। सबको पहला समझा, हाँ सर। सेकेंड ये लोग ने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x <3 निकालने के लिए। तो <3 मतलब किसका किसका प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, 1 और 2 का। तो 1 और 2 का एडिशन करोगे तो k और 2k का एडिशन 3k हो जाएगा, और k का वैल्यू 1/10 होता है, 3/10 हो जाएगा। थर्ड आपको पूछा है <4 का, तो <4 में क्या आएगा सर, <4 में आता है 5, 6 और 7। तो 5, 6, 7 का अगर आप प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10k स्क्वायर प्लस k। अब k के जगह पे 1/10 डालोगे तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 प्लस ये है आपका 1/10। तो एक 0 उड़ा दो, 1/10 प्लस 1/10 2/10, जिसको छोटा करके आप 1/5 लिख सकते हो। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो k का आंसर 1/10 आना चाहिए, <3 का 3/10 और <4 का 1/5। क्लियर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6A देखो, ये कमीशन ब्रोकरेज का बहुत बेसिक सम है, ईजी सम था ये भी। सो क्वेश्चन 6A पे आओ।
सो एजेंट वॉज पेड अस कमीशन ऑफ 88,000, तो एजेंट्स कमीशन अपने को दिया है 88,000। रेट ऑफ कमीशन 12.5% दिया है, तो रेट ऑफ कमीशन इज़ 12.5%। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमीशन का। एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 इंटू टोटल सेल्स। हाँ सर। सो एजेंट्स कमीशन के यहाँ पे लिखेंगे 88,000, रेट के इधर लिखेंगे 12.5% और टोटल सेल्स के यहाँ पे लिखेंगे पता नहीं वो, बराबर है। तो अब क्या होगा, ये 88,000 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12.5 से डिवाइड। सो टोटल सेल्स विल बी 88,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5, बराबर है। तो 88,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5 अगर आप करोगे तो आपको आएगा, एक मिनट रुको, 88,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5, तो आपको आएगा 7,04,000 रुपया। तो ये आ गया आपको टोटल सेल्स। अब आपको एक कंप्यूटर का प्राइस यहाँ पे दिया 32,000, तो इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज इक्वल टू 7,04,000 डिवाइडेड बाय 32। सो 32 2 ज़ा 64, अगेन 64, तो यहाँ पे आएगा एक 32,000 है ना, तो 3 0 कैंसिल, मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितना सोल्ड किया, 22 कंप्यूटर्स। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इक्वल टू 22,000। ये था 6th ए का फर्स्ट सम। सेकेंड है ना, आपको ग्राफ आया था बनाने के लिए, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन 6 ए का बी आई थिंक आगे है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, बी में देखो आपको ना ट्रेंड लाइन बोला था ग्राफिकल मेथड से करने के लिए, तो इसका तो मैं ग्राफ से आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना रहता है। सो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना था। सो ये ग्राफ बनेगा और ये मोस्टली सबने स्किप किया रहेगा, और अगर आपको आता है तो आप कर भी सकते हो। बट ग्राफ का एक ही नुकसान है कि उसमें कभी फुल नहीं मिलता है जल्दी, बहुत सारा चीज़ चेक होता है फिर आपको फुल देंगे। तो आपको यहाँ पे ईयर दिया है और नंबर ऑफ ये दिया है 11 सबसे छोटा है और 23 तक गया है ना वैल्यूज़। तो यहाँ पे ना मैं क्रिंक मार्क डाल के चालू करता हूँ वैल्यूज़ लिखने का। तो 11 12 13 14 15 16, तो ये देखो बहुत खिचड़ी हो रहा है ना, ये मेरे को लगता है मेरे को सिखाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है मैक्सिमम, 23 तक गया ना, तो 20 सपोज यही 23 से मान लो, ये 23 है। और नीचे ईयर में क्या लिखोगे, 76 से लेके 83, तो सपोज इधर तक लिखते हैं 76, 3 लाइन छोड़ा है ना मैंने, 2 छोड़ो, चलो 76 77 78 79 80 81 82 और 83 है ना लास्ट। हाँ, अब पहले वाले में कितना है, 12, तो 12 पे आपको प्लॉट करना है। तो 70 इसमें 12 है तो इधर प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट वाला कितना है, 11, तो यहाँ पे प्लॉट होगा। नेक्स्ट वाला कितना है, 19, तो 19 है तो ऊपर होगा। 78 में 19, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 79 का कहाँ पे, 79 का 17, तो 79 में 17 मतलब यहाँ पे आएगा। 80 में 19, तो 80 में 19 मतलब यही आएगा वापस, 80 में 19 ये आ जाएगा। नेक्स्ट 81 में 18, 81 में 18 मतलब इधर आएगा। ये है ना 81 का लाइन, यहाँ पे आना चाहिए। 81 में 18 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 82 में कितना है सर, 82 में 20, तो 82 का 20 मतलब ये ऊपर तक जाएगा। और 83 का तो 23 मतलब ये ऊपर जाएगा। अब इसको आपको फ्री हैंड से ज्वाइन करना, तो ये वाला कर्व हम ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले ये 12 पे था, फिर 11 पे आया, फिर ये गया ऊपर। थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया, आप समझ जाना, एग्जैक्ट नहीं बना रहे मैं। ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर ऊपर गया। आपका ऐसा कुछ कर्व बनेगा प्रॉपर्ली। हाँ, अब ये कर्व बन गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक लाइन को पास करवाना है। तो यहाँ से आप एक लाइन को पास करवाने का इसके बीच में से, तो ये कर्व के इधर से जाना चाहिए, देखो।
सो ये जो लाइन होता है इसी को हम कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। ऐसा कुछ आपका बना रहेगा प्रॉपर्ली अगर आपने ट्राई किया रहेगा तो। ये सब भी करना पड़ता है और यहाँ पे ग्राफ लिखना पड़ता है, स्केल लिखना पड़ता है, ये सब चीज़ आपका चेक होता है जब आप ग्राफ करते हो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। फिर यहाँ पे आप ईयर लिखो, यहाँ पे आप प्रोडक्शन लिखो, ये सब कुछ अगर आपने किया रहेगा तो ही आपको इसका फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपका मार्क्स जाएगा। क्लियर? हाँ सर, ये भी समझा। तो ये आपने किया रहेगा आई होप, जिसने भी ये सॉल्व किया रहेगा। थर्ड देखो, थर्ड सॉल्व करना है पॉइजन का। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ टफ तो नहीं बोल सकता, बट थोड़ा सा ट्रिकी सम है बस। थर्ड देखो पॉइजन का। अरे यार एक मिनट, करते हाँ। तो ये क्वेश्चन है पॉइजन का, इजी था ये भी, इतना टफ नहीं था। आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया है, पॉइजन फॉलो होता है। तो मुझे बताओ 1 का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, e⁻m इंटू m⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये दिया 0.4। ये e⁻m है, ये m⁻1 का m और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपको। अब इक्वेशन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया अपने को 0.2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, e⁻m m² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 0.2 है। तो 0.2 इज इक्वल टू e⁻m इंटू m² और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ये 2 को भी इधर भेज दो तो आ जाएगा e⁻m इंटू m² अपॉन 2 इंटू 0.2 इज 0.4। तो ये हो जाएगा 0.4 इक्वल टू 0.4। ये इक्वेशन नंबर 2। अब करो डिवाइड इक्वेशन 2 को 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 है आपका e⁻m इंटू m², इक्वेशन 1 है e⁻m इंटू m। यहाँ पे भी 0.4, यहाँ पे भी 0.4, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक m कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल, तो m1 हो जाएगा। m1 आया मतलब मीन 1 आया, अगर मीन 1 है तो वेरिएंस भी कितना है, 1। ख़त्म सब। समझा क्या? हाँ सर, क्लियर है भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइजन वाले सारे क्वेश्चंस खत्म। अब नेक्स्ट ये लोग ने पूछा था नेक्स्ट वाले में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 4। तो ये बहुत ही इजी सम था, मार्शल से बेटर ये करना चाहिए था आपको सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम कम लगता। बहुत जन का पेपर लेट कंप्लीट हुआ, उसका रीज़न था आपने प्रॉपर क्वेश्चन चूज नहीं किया सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो आपको x दिया है, y दिया है, तो नेक्स्ट आपको बनाना पड़ता है x² y² और क्या xy। x में क्या है 1 2 3, इसका टोटल 6 हो गया। y में था 2 1 6, इसका टोटल 9 हो गया। x² हो जाएगा 1 4 9, y² हो जाएगा 4 1 36, और xy हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 और 18। अब टोटल लेंगे तो ये 14 आएगा, ये टोटल करोगे तो 41 आएगा, और ये टोटल करोगे तो 21। x बार आप निकाल लो, x बार आपको आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 2, y बार आपको आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 3। अब आपको पहले तो काम करना है किस पे, y ऑन x बोला है ना, तो by(x) निकालना पड़ेगा। by(x) के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x द होल स्क्वायर। तो पहले कोवेरियंस निकालता है। कोवेरियंस का फॉर्मूला बच्चा लोग समेशन xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार। तो समेशन xy है आपका 22, n है अपना 5, n 3 है सॉरी, माइनस x बार इंटू y बार विल बिकम 3 2 6, तो 3 6 18, 22 में से 6 गया तो कितना आएगा सर, 22 में से 6 3 18 ना, तो ये आपको 4/3 आ जाएगा। सो कोवेरियंस x, y इज 4/3। ये सबको समझा? हाँ सर। सो कोवेरियंस मिल गया। अब कोवेरियंस के बाद नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x ढूंढते हैं, स्टैंडर्डेशन ऑफ x का स्क्वायर ढूंढना है। तो फॉर्मूला का रूट हटा दो, खाली लिखो समेशन x² अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो समेशन x² आपको आया था 14, n 3 है, आपका जो x बार है, आपका जो x बार है वो कितना है, वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको किया तो ये 14/3 माइनस 4 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 2/3। तो ये आपको आ गया स्टैंडर्डेशन ऑफ x का स्क्वायर, ये भी मिल गया। अब आप ढूंढ सकते हो by(x), तो by(x) का कोवेरियंस कितना आया था आपको सर, कोवेरियंस इज 4/3, स्टैंडर्डेशन इज 2/3, तो ये कैंसिल होकर by(x) 2 आ गया। अब आप इक्वेशन बनाओ y ऑन x का। तो y ऑन x का इक्वेशन क्या आता है, y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू कितना x माइनस x बार। सो y माइनस आपका y बार क्या था क्वेश्चन में सर, y बार 3 है, by(x) 2 मिला है,
x आपको क्वेश्चन ने दिया है 4 और x बार तो आपको मिला था 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 3, 4 में से 2 गया तो 2, 2 2 ज़ा 4, तो y आ जाएगा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर 7 आएगा इसका। समझा ना, किया रहेगा आई होप सबने, ईजी था ये क्वेश्चन। सेकंड में मार्शल एजवर्थ पूछा था, तो ये भी ईजी है बट खाली कैलकुलेशन इसमें बहुत है, तो ये इसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा अगर आप आपने इसको किया रहेगा तो, बट तो भी हो जाएगा ये भी सब। तो करते ये भी बता देता हूँ, जब इतना सॉल्व किया तो फिर ऑलमोस्ट हो ही गया सब, पेपर ख़त्म। सो ये आपका क्वेश्चन है मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल एजवर्थ करने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा पिक्को, पोक्को, पिक्की और पोक्की, ठीक है। तो ये जो है बेस ईयर का प्राइस है P0, ये Q0, ये P1 और ये Q1। अब करो पिक्को, पिक्को मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 18 × 20 इज़ 360, 21 12 हो जाएगा 210 + 42 252, 10 12 हो जाएगा 120, 20 15 हो जाएगा 300। तो इसका टोटल हो गया 420, 620, 920, 980, 920, 980, 1032 हो गया इसका टोटल। अब आओ सेकेंड वाले पे, पोक्को, पोक्को मतलब P0 की 240, 14 12 होता है 168, 8 10 होता है 80, 16 15 होता है 240। तो ये हो गया 240 240 480 580 580 640 720 728 आ गया आपका पोक्को। अब पिक्की के लिए इन दोनों का मल्टीपल, तो 24 18 ज़ा, तो 8 4 ज़ा 32, 3 के ऊपर 192 042, तो 2 3 4, तो ये हो जाएगा 432, 21 16 ज़ा। तो देखो इसके लिए अवॉइड करेंगे बिकॉज नंबर्स बहुत है यहाँ पे, तो 21 × 16, 6 1 ज़ा 6, ये 12, ये 0 1 2, तो ये आ जाएगा 336, 18 12 ज़ा इज़ 216 एंड 20 25 इज़ 500, तो ये हो गया 700 1000 1400 1470 1484 आएगा इसका टोटल। अब पोक्की, पोक्की मतलब P0 को Q1 से, तो 24 12 ज़ा 240 + 48, तो 288, 16 × 14, तो 160 + 64 224, 18 8 ज़ा 144, 16 × 25 400, सबको ऐड किया तो 500 700 900 980 1000 1040 1040 + 16, तो 1056 आ गया, सब कुछ मिल गया। अब मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला होता है समेशन पिक्को प्लस समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्को प्लस समेशन पोक्की इंटू कितना 100। तो यहाँ पे आपको 1032 + 1484 करना है ऊपर, और नीचे करना है 728 + 1056 इंटू कितना 100। अब ऊपर वाला ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 2516, बराबर है, और नीचे वाला अगर आपने ऐड किया तो आपको आएगा 1784 इंटू कितना 100। तो फिर आपने इसको डिवाइड वगैरह किया तो देखो मैं फाइनल आंसर सीधा बताता हूँ, तो ये आ जाएगा आपको 2516 डिवाइड बाय 1784 इंटू 100, तो इंटू 100 करोगे तो ये आपको आता है 141.03। तो अगर आपने 141 भी लिखा है तो भी फुल मिलेगा, 141.03 लिखा है तो भी आपको फुल मिलेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। समझा ये क्वेश्चन भी? हाँ सर। अब आओ लास्ट, ये था आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ करके दिया, सिर्फ टेबल बताया। तो यहाँ पे 0 2 है, तो जो इसका आउट टाइम है वही इन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो 2 8 8 16 ये सब कुछ सेम, इधर 38 और इधर 42 है, तो दोनों में बड़ा क्या है 42, नीचे 43 आ गया। सो टोटल इलैप्स टाइम कितना हो जाएगा 43 आवर्स। अब ये तो करके दिया, सेकंड वाले का कैसे ढूंढोगे? सेकंड वाले का ढूंढने का दो तरीका है। एक तरीका है आप यहाँ पे देख लो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये 4 घंटा और ये 2 घंटा, तो 6 आ जाएगा। या तो दूसरा तरीका आप कर सकते थे 43 माइनस मशीन 2 का टोटल, तो 18 27 33 36 37, तो ये होगा 43 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो बहुत ईजी था ये, तो समझा पहला। और दूसरा वाले में पेयर ऑफ डाइस आपने 3 बार थ्रो किया है, तो नंबर ऑफ सक्सेस गेटिंग अ डबलेट, तो कोई भी डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो उसका डबलेट आने का चांसेस को सक्सेस बोला है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो डबलेट आने का चांसेस है 1/6 और नॉन डबलेट 5/6, ये समझा ना। डबलेट मतलब तीनों पे सेम पॉइंट्स, बराबर है। तो पेयर ऑफ डाइस को आपने थ्रो किया है ना, तो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया तो उस पर डबलेट मतलब 1 1 2 2 ऐसा, तो 1/6 और 5/6 हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, आपको 2 और 3 का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 2 का आप क्या लिखोगे सर? 2 का फॉर्मूला बनेगा 3C2 इंटू 1/6 का स्क्वायर
इंटू 5/6 ये रफली करना था आपको। और 3 का लिखोगे 3c3 इंटू 1/6 का क्यूब इंटू 5/6 अब 3c2 क्या होता है बच्चा लोग 3, 1 का स्क्वायर 1, 5 5 नीचे 36 बराबर है। तो ये हो गया आपका 15/36। ये समझा सबको? हाँ सर 15/36 आएगा। और ये वाला हो जाएगा आपका 3c3 कितना 1 और ये हो गया आपका 1 और अपॉन कितना 36। तो ये आ गया आपका 15 यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है आई थिंक ये सब में। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज़ कंसिडर, डबलेट का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा और फेलियर का हो जाएगा 5/6 बराबर है। हाँ सर तो फॉर्मूला होता है NCX, तो 3c2 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 5 तो ये आएगा आपका 15/36 ठीक है। और 3c3 क्या आएगा सर? 3c3 1 होता है, 1/6 का क्यूब हो गया, तो 1/6 का क्यूब इस 1/216, सॉरी मैंने गलती किया ना क्यूब करने में, हाँ नीचे आपने क्यूब में गलती किया, 216 होगा और ये होगा आपका 3c3 1/216, तो 16/216 होएगा, जिसको आप छोटा करके लिख सकते हो 8 2 16 और नीचे 8 2 16 और 56 तो 27, हाँ बराबर। ये आएगा 15/216 और ये 1/216 और ये 1/6 और ये कितना 5/6। सो इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है। अब ये पेपर कंपैरेटिवली बोर्ड्स के कंपैरिजन में इजी था, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत जगह पे हो सकता था, तो आई होप आपने वो अवॉइड किया रहेगा। और किसी का अगर पेपर ख़राब गया है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं गया है, सो आप इसके बारे में सोच के आप टेंशन मत लो, ये पेपर आपका हो चुका है। अब आप इस चीज़, अब मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसको आप रिसाइकल बिन में डाल दो कुछ वक्त के लिए, ठीक है। अब आप फोकस करो आपके आगे के पेपर पे, जो है आपका BK, इको और उसके बाद में जो भी आपका IT वगैरह बाकी रहेगा। अब BK को बहुत दिन छुट्टी है, मैं आपको बोलूँगा आप इको करो इस पीरियड में, बिकॉज इको को कम डेज़ का हॉलीडे, और फिर BK भी आप अच्छे से सॉल्व करो पूरा का पूरा। और गलती मत करना कि मैथ्स में 5 दिन का छुट्टी था तो आराम से किया, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा छुट्टी होता है ना उतना आपका प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये आप समझो। तो बेटर आपको क्या करना है, रोज़ है ना प्रॉपरली प्लान करके आप करो, तो आपका BK और इको का अच्छे से पढ़ाई होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे ध्यान रखो, उसमें अच्छा स्कोर करो तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अगर आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं गया है तो। क्लियर? सो ये आप वीडियो देख लेना, आपको अपना एस्टिमेटेड मार्क्स पता चल जाएगा। क्लियर? सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।